नमस्कार दोस्तों। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फिनोमेना, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। हम लोग न्यूक्लियस दो टाइप के देखे थे, एक टाइप का था स्टेबल, एक था अनस्टेबल। जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो हमारा रेडिली डिसइंटीग्रेट करता है। डिसइंटीग्रेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किए थे। इट में डिके अल्फा, इट में डिके बीटा और पॉजिट्रॉन, और इट में हैव के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, and in the rare circumstances it may give a neutron decay। ठीक है, तो ये जितने भी डिके फिनोमेनास हैं, जितने भी हमारे पास जो डिके फिनोमेनास हैं, ये सारे के सारे मैथमेटिकली हम जो टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यानी हम लोग यहां पर ये जानना नहीं चाहते हैं जो ये अल्फा डिके कर रहा है या बीटा डिके कर रहा है, किस रेट से कोई एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सैंपल हमारा डिके हो रहा है, उसके बारे में जानकारी हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियोएक्टिव फिनोमेना है, सबसे पहले इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट्स कुछ फिनोमेना सामने आया और वो फिनोमेना को हम एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। नंबर 1, ये जो फिनोमेना है इट्स कंप्लीटली अ न्यूक्लियर फिनोमेना। जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका रेडियो एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इस कारण पे रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमारा उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियस का स्टेबल होना या अनस्टेबल होने के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। कोई एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इट डजंट मीन जो वो एलिमेंट अनरिएक्टिव है या फिर वो एलिमेंट रिएक्टिव है, और वाइस वर्सा। A stable nucleus can be a vigorously reactive element। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिनके दो आइसोटोप होते हैं, एक स्टेबल होते हैं और एक रेडियो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का दो आइसोटोप होते हैं, एक का कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 14 इज परफेक्टली स्टेबल whereas कार्बन 12 इज परफेक्टली स्टेबल whereas कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। जो कार्बन 14 और कार्बन 12 है उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली सेम है। अगेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इस कारण पे एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर का जो हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, दिस इज अ कंप्लीटली मैथमेटिकल और अ प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना। इट इज अ कंप्लीटली मैथमेटिकल और अ प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना। हमारे पास अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उस रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो हमारा डिके करेगा या फिर नहीं करेगा, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस बात को सबसे पहले हमें ढंग से समझ लेने की जरूरत है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो मेरे पास मान लो 1 करोड़ एक्टिव न्यूक्लियस है, यानी वो सारे जो कभी ना कभी डिसइंटीग्रेशन देगा, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक न्यूक्लियस हमारा डिके करेगा या नहीं करेगा, और अगर कोई डिके हुआ वो कौन सा वाला न्यूक्लियस किया है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग इट। इट्स अ कंप्लीटली प्रोबेबिलिस्टिक थिंग। इट्स अ बेसिकली अ मैथमेटिकल मॉडल। हम जो भी पढ़ने वाले हैं इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल। इंडिविजुअल न्यूक्लियस के बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट। उसके अलावा जो हमारा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, जो हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, ये पूरा वॉल्यूम के अंदर कांस्टेंट रहता है। यानी सैंपल का सरफेस हो या बल्क हो, अंदर का हो या फिर थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर का हो, उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैंपल जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिके करता है, यानी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस obtained per unit volume is constant throughout the volume, or disintegration density remains constant. So these are the phenomena that has been studied by Rutherford, और उनके बेसिस में हम लोगों ने ये सारे लॉज जो है वो बना सकते हैं। So now we move on to the mathematical model that is a radioactive decay law। तो ए मान लो डिके होके बी पे जा रहा है। ए जो है वो हमारा अनस्टेबल है, बी जो है वो हमारा स्टेबल है। जो डिके कर रहा है उसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और डिके होके जो बन रहा है
उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस इज हम लोग जो दिखा रखे हैं वो हमारा स्टेबल दिखा रखे हैं। इट मे बी इटसेल्फ अ रेडियोएक्टिव, इट डजंट मैटर। बी रेडियोएक्टिव है या नहीं है उस बात से ए को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट्स अ सिंगल डायरेक्शनल प्रोसेस, इट कैन नेवर बी रिवर्टेड। यानी ए बी से जा रहा है तो बी कभी ए पर वापस हमारा नहीं आ सकता है। तो मान लो एट t इक्वल्स टू 0 जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है, जो ए का नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है, एक्टिव न्यूक्लियस वो सारे न्यूक्लियस की संख्या है जो कभी ना कभी डिसइंटीग्रेशन हमें दे सकता है। मान लो वो है हमारा N0। ठीक है, सो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये कहता है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट is proportional to the number of active nucleus present inside that particular sample in that instant. Obviously ये डिके करेगा तो ये N0 हमारा कम होता जाएगा। तो किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस हमारा n है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn by dt, ऑब्वियसली बात है रेट है तो उसको हम मॉड लगाएंगे, that mod is proportional to n and dn by dt हम लिखेंगे माइनस ऑफ लैम्डा n। वाई माइनस? माइनस हमें ये दिखा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम n हमारा कम हो रहा है, तो dn by dt एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो टू मेक इट पॉजिटिव हमें बाहर से एक माइनस साइन जो है वो डेफिनेटली हमें लगाना पड़ेगा। लैम्डा जो है दैट इज कॉल्ड द डिके कांस्टेंट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंशियल मैथमेटिकल law of radioactivity, and what we can see is in terms of chemistry it follows first order kinetics। ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है उसको फॉलो करता है। तो दोस्तों मैं एक बार के लिए हट जाता हूं साइड में, प्लीज एक बार तुम लोग यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ढंग से नोट डाउन कर लेना जो जो थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बेसिक बातें मैंने यहां पर समझा दिया हूं और अब मैं इसके मैथमेटिकल मॉडल पर आता हूं। ठीक है, सो दोस्तों वी कैन सी क्लियरली जो हमारा dn by dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n, तो dn by n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, ये हम लिख सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई कैन से इज, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूं क्योंकि लैम्डा जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो dn by n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। सो एट t इक्वल्स टू 0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इज N0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln n by n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल्स टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह ही हमारा ये रेट लॉ है, इस पर हमें जरा सा भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ A। It is a number of active nucleus of A that n equals to n0 into e to the power minus lambda t। अच्छा, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ऑब्वियसली बात है यहां पर हम देख सकते हैं जो हमारा एक A है वो हमारा डिके करके एक B पे जा रहा है, एक A हमारा एक B दे रहा है। तो अगर हमें नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस कोई पूछेगा, NB जो होगा, try to understand that will be the initial number of nucleus N0 माइनस जितना एक्टिव न्यूक्लियस अभी इसका बचा हुआ है।
एक न्यूक्लियस ऑफ ए अगर एक न्यूक्लियस ऑफ बी दे रहा है तो बी का उतना ही न्यूक्लियस तो बना होगा जितना इनिशियली था माइनस जितना ए अभी भी हमारा बचा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमारा एन बी होगा दैट एन बी इक्वल्स टू एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। So that is the number of active number of nucleus of P at a general instant. It is clearly evident जो अच्छा हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं इनिशियली हमारा कोई भी नहीं था, इनिशियली हमारा कोई भी नहीं था, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे साफ साफ पुट करो, एन बी हमारा 0 आ रहा है और t जैसे ही इंफिनिटी को टेंड करेगा हम साफ साफ देख सकते हैं ये वाला टर्म 0 को टेंड करेगा तो एन बी जो है वो हमारा एन नॉट को टेंड करेगा, ठीक है। तो इफ आई प्लॉट द ग्राफ, यहां पर है नंबर ऑफ न्यूक्लियस और यहां पर है टाइम टी। तो ए का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस था एन नॉट और वो फिर हमारा एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा और वो एक्सपोनेंशियली कम होकर वो धीरे 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 0 को टेंड करेगा, राइट। दिस इज फॉर ए। और बी के लिए अगर हम बात करें तो इनिशियली 0 है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाते हुए फाइनली धीरे धीरे एन नॉट को टेंड करेगा। सो दैट इज माई एन बी। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट, एन बी बाई एन रेशियो इज सेम थ्रू आउट द वॉल्यूम एट एन इंस्टेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में जो हमारा डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो कहीं पर भी तुम कोई एक इंस्टेंट पे एन बी बाई एन का रेशियो जो है, हाँ वो टाइम पे भले डिपेंड करता है, एन बी बाई एन जो है वो टाइम के साथ बढ़ता रहेगा। इनिशियली इट वाज 0 एंड फाइनली इट विल बी इनफाइनाइट। बट एक बात ध्यान दो, ये जो है वो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हर जगह पर ये रेशियो जो होगा वो हमारा सेम होने वाला है, ओके। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और इसका जो हमारा काइनेटिक्स है वो हम देख चुके हैं। n इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो यहां पर अगर हम पहली बात करेंगे वो क्या है, हाफ लाइफ। What is mean by half-life? Again, we have dealt it in detail in the chemical kinetics. Half-life क्या होता है? The time at which 50% of the nucleus has decayed is called half life, ठीक है। जिस टाइम में 50% न्यूक्लियस हमारा डिके हो जाता है उसको हम पर्टिकुलर उस रेडियो एक्टिव सैंपल का हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बात है 50% हमारा डिके हो चुका है, तो एट t इक्वल्स टू टी हाफ n जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n नॉट बाई 2। t इक्वल्स टू टी हाफ पे n जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n नॉट बाई 2। तो दोस्तों इसको अगर हम यहां पर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n नॉट बाई 2 इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, एंड यहां से आ जाएगा
e to the power lambda t half is equals to 2. So lambda into t half will be equals to ln 2. तो मेरे पास आ जाएगा जो t half है that is equals to ln 2 by lambda. So that is the half life of the sample. अच्छा, नोट एक इंपॉर्टेंट चीज, t half does not depend upon n naught. t half जो है वो हमारा n naught पर डिपेंड नहीं करता है. तो t half हमारा n naught पे डिपेंड नहीं करता है. What does it mean? Try to understand. इनिशियली सैंपल पे n naught से n naught by 2 होने में अगर हमारा टाइम लगता है t half, तो n naught by 2 से n naught by 4 होने में जो टाइम लगेगा that is also equals to t half. n naught by 4 से n naught by n 8 होने में जो टाइम लगेगा वो भी हमारा t half होगा. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये एडेड बेनिफिट वो तो हमें हमेशा ही मिलता है. तो एक चीज तो ध्यान दो, इन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इक्वल extent of a reaction यानी disintegration occurs in equal interval of time. In radioactivity, the equal extent of reaction always occurs in the equal interval of time. ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के चलते मिलती है. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर हमारा एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो अगर हमारा n naught है, तो आफ्टर n half lives, जो हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस होगी, जो हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस होगी वो कितनी हो जाएगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले वाले हाफ लाइफ पे n naught by 2 हो जाएगी, फिर अगले वाले पे वापस 2, फिर ये अगले वाले पे वापस 2, so on and so forth. So this will be equals to n naught by 2 to the power of n. ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस हो जाएगा आफ्टर n हाफ लाइफ्स दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power n. ठीक है, अरे बाय द वे एक चीज ध्यान दो, ये केवल हाफ लाइफ के लिए है ऐसा नहीं है. तो मान लो n naught से n naught by t होता है इन टाइम t naught. कैलकुलेट टाइम required for n naught by 3 to n naught by 9. n naught by 3 से n naught by 9 होने में हमें कितनी टाइम की जरूरत है, ये वाला टाइम भी हमें निकालना है. ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दो हम किस तरीके से करेंगे. n naught by 3 is equals to n naught into e to the power of minus lambda t naught. तो हमारे पास
e टू द पावर लैम्डा टी नॉट का वैल्यू जो है वो आ गया है हमारे पास 3। और अगली बार में n नॉट बाई 3 को हमें n नॉट बाई 9 पे कन्वर्ट करना है, तो n नॉट बाई 9 इज इक्वल्स टू n नॉट बाई 3 e टू द पावर माइनस लैम्डा t1। तो e टू द पावर लैम्डा t1 जो होगा that will be also equals to 3। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, e टू द पावर लैम्डा टी नॉट इज इक्वल्स टू e टू द पावर लैम्डा t1, तो टी नॉट जो होगा उसका वैल्यू t1 का इक्वल होगा। यानी जितने टाइम पे 1/3 हुआ, अगला 1/3 होने में भी डेफिनेटली सेम टाइम लगने वाली है। ओके दोस्तों, इन जनरल टी एक्स वाई हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी एक्स बाई वाई मीन्स द टाइम इन विच एक्स बाई वाई फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किए थे केमिकल काइनेटिक्स में, एग्जैक्टली सेम हमारा डेफिनेशन यहां पर भी है। तो कोई एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का टी हाफ जो है वो हमें दे रखा है 100 सेकेंड, तो हमें निकालना है T5/9, T19/27, T7/16। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले उस चीज के बारे में ध्यान दो। ठीक है, अच्छा क्या है? अच्छा, अगर x/y फ्रैक्शन ये हमारा डॉटर बन चुका है, तो n जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू n नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई। तो हम क्या देख सकते हैं? तो n जो होगा that is equals to n naught into e to the power of minus lambda t। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus x by y that is equals to e to the power of minus lambda t, that we can write। अच्छा, by the way lambda का वैल्यू क्या होती है? लैम्डा इक्वल्स टू ln2 बाई टी हाफ। तो दोस्तों e टू द पावर ऑफ माइनस ln2 t बाई टी हाफ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 के पावर में इसको चढ़ा दो ना, e टू द पावर ln तो हम जानते हैं वो खत्म हो जाती है, तो ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टी हाफ। ये हमारे पास आ जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हम ध्यान दें, 2 टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई वाई। तो क्या आएगा मेरे पास? टी बाई माइनस टी बाई टी हाफ, ये आ जाएगा मेरे पास ln 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन ln2। ये हमारे पास आ जाएगा। तो कोई भी जो जनरल टाइम आएगा t, दैट विल बी इक्वल्स टू टी हाफ इंटू माइनस ln 1 माइनस एक्स बाई वाई सो दैट इज द टाइम फॉर जनरल x बाई वाई। अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, तो T5/9 क्या आएगा? टी हाफ जो कि 100 है, 1 minus 5/9 is nothing but 4/9 ln2। ये माइनस को अंदर डाल दो, तो ln 9/4, ln 9 माइनस ln 4
बाई ln2। अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान दो, मैं यहां पर ln को log में कन्वर्ट कर सकता हूं बेस चेंज रूल लगाते हुए। तो ये हो जाएगा log 9 माइनस log 4 बाई log 2। log 9 है 0.96, log 4 जो है वो है हमारा 0.6। तो कितना हो जाएगा 0.36 बाई 0.3, ये हमारे पास आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज दिस इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 5/9 जो है t हाफ से तो बड़ा ही आना चाहिए था, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं हमारा आया है। ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर हमें 5/9 मालूम है, ठीक है, अगर 5/9 मालूम है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड t 1/3 हमारा क्या होगा। t 1/3 क्या होगा, पहले ये बात समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड t 1/3 का मतलब क्या होगा। यहां पर आ जाएगा 2/3 आएगा। यहां पर जब मैं 1/3 पुट करूंगा तो यहां पे 2/3 आएगा। तो यहां पर 2/3 आएगा तो पूरा चीज 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो t 1/3 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सर आपने ये क्यों निकाल रहे हो, अगले क्वेश्चन में थोड़ा काम आएगा, ध्यान दो। t 19/27 1 माइनस x बाई वाई जो है दैट इज 8/27, दैट इज 2/3 का होल क्यूब। तो देख 2/3 आने पर हमारे पास होता है 60 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा 3 बार हमें 2/3 करने की जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम हमें लगेगा t वो है 3 × 60, दैट इज इक्वल्स टू 180 सेकेंड। ऑन द अदर हैंड लास्ट में अगर t 7/16 बोला है तो t 7/16 1 माइनस x बाई वाई 9/16। ठीक है, समझ में? एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा 3/4 लाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, x बाई वाई। x बाई वाई जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी मेरा 1/4। ठीक है, यहां पर हमें जो चाहिए होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4। सो दोस्तों व्हाट विल बी t 1/4, क्या आएगा मेरे पास। दोस्तों ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 ln 3/4 ln2, दैट इज 100 into ln4 माइनस ln3 आएगा। .12 होगा ये, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0.3, तो ये मेरे पास 0.4 आएगा। तो t 1/4 जो है वो हमारा 40 सेकेंड है। तो 3/4 करने के लिए ऐसे 2 40 सेकेंड का रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है t 7/16 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 80 सेकेंड। डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, बट एक जनरल तरीका मैं समझाना चाह रहा हूं। जो हमें हमेशा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि ये हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। नाउ दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन के बाद एक बार के लिए पॉज करना वीडियो और सोचना क्वेश्चन क्या है। मेरे पास t इक्वल्स टू 0 पर 1 मोल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब एक्टिव न्यूक्लियस
ठीक है, एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका हाफ लाइफ है 2 आवर। कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस at t equals to 4 आवर। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है और अगला पार्ट जो है इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और जो बी पार्ट है t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास 4 एक्टिव न्यूक्लियस है, तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस at t equals to 4 आवर। तो दोस्तों सब लोग यहां पर एक बार के लिए वीडियो पॉज करो और दोनों का आंसर सबसे पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। ओके, उम्मीद है सोच लिए होंगे। सो दोस्तों जो हमारा ए है इसका आंसर है 0.25 मोल, और जो बी पार्ट है उसका आंसर है 0 और 1 और 2 और 3 और 4। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। क्या बकवास है सर, हम तो बी पार्ट का आंसर 1 प्रेडिक्ट करके बैठे हुए थे। दोस्तों मैं इस पे एक ही लाइन बोलूंगा, जो हमारा रेडियो एक्टिव लॉ है इट्स अ मैथमेटिकल लॉ, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। पहले मैं वो लिख रहा हूं, अब जो मैं बोला उसके बारे में वापस सोचो। रेडियो एक्टिविटी इज अ mathematical law not applicable for small number of nucleus। दोस्तों एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से चालू करता हूं। मान लो मेरे पास एक फेयर कॉइन है, उसको टॉस करने पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी होती है हाफ और टेल आने का प्रोबेबिलिटी होती है हाफ। क्या इसके मतलब में ये इन्फर करूंगा जो 2 बार टॉस करने पे एग्जैक्टली एक बार हेड और एक बार टेल आएगा? जवाब है डेफिनेटली नॉट। जवाब है डेफिनेटली नॉट। हो सकता है दोनों बार हेड आए या फिर दोनों बार टेल आए, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मान लो मैं वही कॉइन को 10 करोड़ बार टॉस करूं तो मैं ये कह सकता हूं या नहीं, जो लगभग 5 करोड़ बार हेड और 5 करोड़ बार टेल आएगा, अगर मान लो 1000-2000 बार ऊपर नीचे हो भी जाए तो 1 करोड़ के सामने उसको हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल एरर बोल के नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम 5 करोड़ हेड और 5 करोड़ टेल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस। जो जब हम बोलते हैं हाफ लाइफ में हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस आधी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं वो एग्जैक्टली आधी होती है? जवाब है सर हम इसके बारे में तो कुछ भी कहने के पोजीशन में है ही नहीं। हां, लगभग आधी होंगे ये हम कह सकते हैं। जहां पर हमारा 1 मोल न्यूक्लियस है,
अगर 1 करोड़ या 10 करोड़ यानी 10 टू द पावर 8 के ऑर्डर में भी गड़बड़ी हो जाए 10 टू द पावर 23 के सामने, मैं डेफिनेटली उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। लेकिन जहां पर मेरे पास सिर्फ 4 ही न्यूक्लियस है, वहां पर एक का भी जो हमारा गड़बड़ी है वो हमें सब्सटेंशियल एरर देने वाला है। फॉर स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एब्सोल्यूटली एनीथिंग। पर्टिकुलर न्यूक्लियस डिके करेगा या नहीं करेगा, रेडियो एक्टिविटी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। इट्स अ कंप्लीटली प्रोबेबिलिस्टिक रूल। तो अगर 4 एक्टिव न्यूक्लियस के बाद तुम चालू कर रहे हो सकता है तुम्हें 4 घंटे तक इंतजार भी ना करना पड़े, अगले इंस्टेंट में ही चारों के चारों न्यूक्लियस जो है वो हमारा डीके होके निकल जाए। या फिर यह भी हो सकता है जो 4 घंटे क्यों, तुम 20 घंटे इंतजार करने के बाद भी वो चारों के चारों जो हमारा एक्टिव न्यूक्लियस है वो एक्टिव न्यूक्लियस हमारा एक्टिव ही रह जाए, डीके हो ही ना। यानी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का सर्वाइवल और डीके दैट हैपेंस विद अ पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, बट दैट इज द प्रोबेबिलिटी वी कैन नॉट से एनीथिंग फाइनाइट। फॉर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस एवरेज आउट में लगभग सही होगा। एग्जैक्टली आधा मोल बोले हो है, सर पे बंदूक लग गया, नहीं भाई एग्जैक्ट आधा नहीं होगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो होंगे, लेकिन समुंदर में एक बूंद पानी से फर्क ना पड़ा है ना आगे पड़ने वाला है, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और हम बोल देंगे जो 1 मोल बन गया है आधा मोल और 4 घंटे में 2 बार हाफ लाइफ पार करेगा, 1 मोल बन जाएगा 0.25 मोल। बट फॉर फाइनाइट नंबर्स हैंड्स अप, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग यहां पर इस पोजीशन में 2 टर्म के बारे में समझेंगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके? सपोज एट t इक्वल्स टू 0 जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है वो है n0, ठीक है, डिके कांस्टेंट है लैम्डा। तो कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस t टाइम तक सरवाइव करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और t टाइम के अंदर ही हमारा डिके कर जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय दैट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PS से, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस हैज सर्वाइव्ड टिल टाइम t, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस PS, दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज PD, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली बात है t इक्वल्स टू 0 पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 1 आना चाहिए और t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे वो 0 आना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके जो है वो हमारा उल्टी होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम कंप्यूट कैसे करें, तो ध्यान दो, एट टाइम t जो हमारा अनडिकेड न्यूक्लियस है, उस अनडिकेड न्यूक्लियस का संख्या क्या होगी, उसको बोल देता हूं मैं n, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी n will be equals to n0 into e to the power minus lambda t। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा डिकेड न्यूक्लियस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n0 माइनस n
that is equals to n naught into e to the power of minus lambda t। तो अच्छा n naught क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है, n naught इज हाई इनफ, तो n naught इज हाई, तो ऑब्वियस सी बात है n naught माइनस 1 को हम प्रैक्टिकली n naught बोल सकते हैं। तो जो न्यूक्लियस के बारे में हमें देखना है उस न्यूक्लियस को सबसे पहले बाहर कर लो, और जो मेरा इनिशियल सैंपल स्पेस था n naught का, वो n naught का सैंपल स्पेस ऑब्वियस सी बात है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये वाले साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज n, और ये वाले साइड पे जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज इक्वल्स टू n naught माइनस n। ये हमारा डिकेड है, ये हमारा डिके हो चुका है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेरा एक न्यूक्लियस है वो इन दोनों में से कोई एक पार्ट का हिस्सा होगा। नाउ ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सब कुछ रैंडम है, सब कुछ कंप्लीटली हमारा प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो कोई प्रेफरेंस नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर। तो जो मेरा एक न्यूक्लियस बाहर में लाया हूं वो यहां पर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहां पर आने का प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली होगा n बाई n नॉट, और यहां पर आने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज n नॉट माइनस n अपॉन n नॉट। अगर वो यहां पर गया तो फिर वो सरवाइव किया, और अगर यहां पर गया तो वो डेफिनेटली डिके किया। यहां पर गया तो डेफिनेटली सरवाइव किया, यहां पर गया तो वो डेफिनेटली डिके कर गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल PS जो आएगा दैट विल बी n बाई n नॉट, दैट विल बी e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके जो हमारा आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस PS, यानी 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले ढंग से समझने का ट्राई करो। कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस T टाइम तक सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, और डिके करेगा या नहीं करेगा, दैट हैपन्स विथ अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। पक्के के बारे में तो हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फंडा है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो E हाफ जो है वो 10 सेकेंड है, तो probability that a nucleus decays in 10 seconds will be definitely 0.5, क्योंकि आधे हमारे चले जाएंगे, ये सैंपल स्पेस हमारा डेफिनेटली कितना हो जाएगा, वो हमारी आधी हो जाएगी। सो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5। अच्छा अब सवाल ये है, बात तो सर बढ़िया है, जो पहला जो 10 सेकेंड है उस पर डिके होने का प्रोबेबिलिटी 0.5 है। सपोज इट हैज सर्वाइव्ड फर्स्ट 10 सेकेंड, पहला 10 सेकेंड उसने सरवाइव कर चुका है, ठीक है, पहला 10 सेकेंड जो है उसने सरवाइव कर चुका है, ये बोल दिया है। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस को मैंने देखा,
उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल 0.5 था, बट समहाउ इट सर्वाइव्ड. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट it survives next 0.5 next 10 सेकेंड. ये अगला 10 सेकेंड भी सरवाइव करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट प्रोबेबिलिटी इज स्टिल 0.5. That probability is still 0.5. Try to understand. ये अगर मान लो हमारा सैंपल स्पेस है, मैं स्क्वायर बनाया दिखाने के आसानी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है पहला 10 सेकेंड में इसका आधा चला गया. बट ये वाला न्यूक्लियस जो है वो डेफिनेटली यहां पर लाई करता है, क्योंकि वो तो हमारा सरवाइव कर चुका है. ये आधा पार्ट जो है वो हमारा डिके कर चुका है फर्स्ट 10 सेकेंड में. बट ये वाला न्यूक्लियस में बोल चुका हूं जो हमारा सरवाइव किया है. तो अगर ये हमारा सरवाइव कर चुका है तो ये डेफिनेटली इस वाले जोन पे है. नाउ अगले 10 सेकेंड में वापस आधा जाने वाला है, तो मैं अगला डायगोनल के आधा बनाया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. द शेडिंग कैन बी हियर. द शेडिंग कैन बी हियर. अगर यहां पर शेडिंग हुआ तो सरवाइव किया, और अगर यहां पर शेडिंग किया तो फिर वो डिके कर गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगले 10 सेकेंड में भी, यानी अगले के अगले 10 सेकेंड में भी प्रोबेबिलिटी जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो 0.5 ही रहेगा. क्योंकि वापस जब मैं इक्वल एरिया का शेडिंग करूंगा, हर टाइम पे इक्वल एरिया के कारण हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा ही 0.5 रहने वाला है. यानी what we can say is a nucleus does not have any memory. न्यूक्लियस के पास किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं होती है, याददाश्त नहीं होती है जो उसके साथ पहले क्या हुआ है. पास्ट does not matter. So T0 से T0 प्लस डेल्टा T, ये वाले टाइम इंटरवल के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल P है, तो T0 प्लस डेल्टा T से T0 प्लस 2 डेल्टा T में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल P रहेगा. T0 प्लस 2 डेल्टा T से T0 प्लस 3 डेल्टा T तक भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल P ही रहेगा. सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारा चलता रहेगा. इट विल रिमेन अनचेंज्ड. इट विल रिमेन अनचेंज्ड till it actually decays. जब तक ना ये हमारा असली में डिके कर जाता है, तब तक वो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी कंप्लीटली अनचेंज्ड रहने वाली है. उम्मीद है
ये चीज हमें ढंग से समझ में आई है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उस बात को हमें यहां पर समझने की जरूरत है। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मीन लाइफ। अच्छा, इसको हम लोग टी एवरेज के नाम से भी जानते हैं, TAV लिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय द मीन लाइफ और एन एवरेज लाइफ? ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, a particular nucleus can survive for any time from 0 to infinity। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस कितने टाइम तक बचेगा उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लोग हैं, एक बंदा 40 साल तक बचा, एक 60 और एक 80, तो हम मीन लाइफ क्या बोलेंगे? 40 + 60 + 80 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल कम आउट टू बी 60। हाँ, इसके मतलब क्या तीनों बंदे 60 साल तक बचा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ओवरऑल एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो कितना टाइम तक जिएगा, वी डोंट नो। देखो, t = 0 पर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ पार्टिकल्स तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इनफैक्ट जो dN/dt है वो मैक्सिमम जो है वो तो हमारा t = 0 पर ही है। वो मैक्सिमम जो है वो तो हमारा t = 0 पर ही है। हो सकता है वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस वो बदनसीब न्यूक्लियस है जो सबसे पहला डिसइंटीग्रेट किया है, यानी वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाया। उसका जो एज था दैट वाज 0। बट एंड तक जाते जाते भी कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो बच जाएगा। यानी अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, थियोरेटिकली 100 साल बाद भी, चाहे हाफ लाइफ कुछ भी हो, कोई ना कोई न्यूक्लियस तो उसका सरवाइव करेगा ही करेगा। तो उसका न्यूक्लियस अगर सरवाइव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे न्यूक्लियस तो होंगे जो इनफाइनाइट टाइम तक हमें सरवाइव करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस that has survived for time t। मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, टाइम t मतलब एग्जैक्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो टाइम t तक जिंदा है, मैं ये बोलूंगा जो एग्जैक्टली t पर ही मरा है। देखो, 40 साल कौन कौन सरवाइव किया? बहुत लोगों ने किया है, बट 40 साल ही कौन सरवाइव किया? जो 40 साल का बर्थडे केक काटने गया और टपक गया, वो एग्जैक्टली 40 साल सरवाइव किया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट हैज सर्वाइव्ड एग्जैक्टली फॉर टाइम t। वो मैं कह सकता हूं या नहीं? दैट विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर dN, that will be equals to number of a nucleus decayed between time t to t plus dt। ध्यान दो, t पर जो न्यूक्लियस है बट t plus dt पर नहीं है, वो ऑब्वियसली एग्जैक्टली t टाइम के लिए सरवाइव किया। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड बिटवीन टाइम t to t plus dt will have a lifespan of exactly t time। 40 साल का बर्थडे केक काटने गया, चाकू लगाया, टपक गया, एग्जैक्टली 40 साल जिया। 40 पे है
बट अगले इंस्टेंट पे नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, वी नो दैट मॉड ऑफ dn बाई dt, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी होती है ड्यू टू द डिकेइंग नंबर ऑफ n। सो जो हमारा dn होगा दैट विल बी लैम्डा n dt। दिस had a lifespan of t। So what we mean by t average? T average is simply defined as integral t dn by total number of nucleus and not. That's the way t average is defined. By the way, dn को अगर मैं तमीज से लिख दूं, this will be lambda n naught e to the power minus lambda t into dt, क्योंकि n के बारे में तो हम जानते हैं, that's dn। तो dn t टाइम तक जिया, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, t एवरेज विल बी रिटन लाइक दिस। तो दोस्तों, जो हमारा मीन लाइफ है वो क्या आएगा? लैम्डा एन नॉट को तो बाहर कर दो, t इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to t। ठीक है, सॉरी 0 to इंफिनिटी। क्योंकि t जो है वो हमारा 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, दिस विल बी लैम्डा, अब इसका इंटीग्रेशन t इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी बाई माइनस लैम्डा माइनस t का डिफरेंशिएशन वो हमारा 1 आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का इंटीग्रेशन 0 to लैम्डा 0 to इंफिनिटी। अच्छा, बाय द वे यहां पर मैं अगर 0 पुट कर रहा हूं, साथ साथ 0 आ रहा है, और इंफिनिटी पुट करने पर भी 0 ही आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड लिमिट का फंडा, इट विल बी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, बट एक्सपोनेंशियल इज द स्ट्रॉन्गर फंक्शन, सो इट विल बी अ स्मॉलर 0 या फिर अ स्ट्रॉन्गर इनफाइनाइट, वैसे देख लो, यानी e टू द पावर माइनस विल बी अ स्मॉलर 0 और e टू द पावर इनफाइनाइट विल बी अ स्ट्रॉन्गर इनफाइनाइट, या फिर सिंपली लॉपिटल लगा दो। लॉपिटल लगाते हुए सिंपली ये वाला टर्म तो हमारा 0 ही आने वाला है, तो ये वाला टर्म समाप्त, लैम्डा लैम्डा कैंसल, व्हाट वी हैव इज इंटीग्रल 0 to infinity। So what we will have is e to the power minus lambda t by minus lambda 0 to infinity। e to the power minus infinity is 0, e to the power 0 is 1। तो हमारा जो मीन लाइफ आएगा वो मीन लाइफ हमारे पास आ जाएगा 1 by लैम्डा। ठीक है, यानी ऑन एन एवरेज हमारा एक न्यूक्लियस जो है वो कितने टाइम तक जिया है वो हम मीन लाइफ के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इतने टाइम में। अच्छा, ये पूछ सकता है, कैलकुलेट dn for t equals to 1 by lambda, क्या आएगा हमारे पास? सो इट विल बी वेरी स्मॉल, ध्यान दो। ठीक है, dn जो आ जाएगा यहां पर 1 by lambda तुम पुट कर दो, सो इट विल बी lambda n naught by e into dt। ठीक है, e टू द पावर -1 आ जाएगा तो उसमें e हो जाएगा। खैर, उसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम लोग आते आते 2 मेन चीज डिफाइन कर चुके हैं, एक है हमारा हाफ लाइफ और दूसरा जो है वो है हमारा एवरेज लाइफ। ठीक है, तो अब हम लोग
जो अलग टाइप के डिसइंटीग्रेशंस होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे जहां पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को हम एक्सटर्नल सोर्स के सहारे पैदा कर रहे हैं। ठीक है,